आप देख रहे हैं फिल्म स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा इस एनसीईआरटी श्रृंखला को पढ़कर। तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। और इसको पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट भी करेंगे, ताकि सभी एग्जाम के क्वेश्चन को आप अपने आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं कि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है, ठीक है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 6 है। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पे जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें जाकर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एमसीक्यू भी आपको लगातार आते रह रहा है, तो आप इसका एमसीक्यू भी जाकर लगा लें। और एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। जब आप किसी चैप्टर का थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ प्लस में उसका एमसीक्यू अगर आप लगा लेते हैं, तो आपको तैयारी को और गहन बना देता है। तो इसीलिए आप एमसीक्यू को रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर लगाते रहें। और एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत नेसेसरी है अगर किसी एग्जाम को आप तैयारी या क्रैक करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, एक प्रीवियस वीडियो का है, यानी प्रीवियस लेक्चर है, यानी क्लास जो 6 है उसका चैप्टर 5 का है। अभी हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जबकि चैप्टर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैप्टर 5 को जाकर देख लें और इसका एमसीक्यू भी लगा लें, और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक वाले चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये मास्टर वीडियो होने वाला है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, और इसी चैनल पर डेली का करंट अफेयर चल रहा है, डेली करंट अफेयर। तो वो डेली करंट अफेयर को आप बिल्कुल नित दिन देखते रहें, ताकि ये करंट अफेयर आपको एग्जाम हॉल में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए कहीं ना कहीं ये योगदान देगा आपकी लाइफ में। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को। अब चैप्टर नंबर 6 क्या है, आइए पढ़ते हैं, इसको समझते भी हैं, ठीक है। एक कह रहा है कि राज्य, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राज्य क्या होता है, राजा क्या है, और प्राचीन गणराज्य यानी प्राचीन समय में गणराज्य क्या होता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चुनाव का दिन। कैसा दिन था? चुनाव यानी इलेक्शन का टाइम था। जब संकरण ये लड़का का नाम है, ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम संकरण है। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। वोट आपको पता होगा, वोटिंग करना यानी वोट करना। तो वोट जो है चुनाव प्रक्रिया में यूज होता है। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाह रहे थे। जो लड़का है संकरण, इसका नाना और नानी चुनाव जो सेंटर है, चुनाव केंद्र यहाँ पर वो लोग जल्दी पहुंचना चाह रहे थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हो रहे थे। मतलब ये कि उनके नाना नानी वोट डालने के लिए इतना उत्साहित क्यों थे। तो उसने नाना जी से उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की, यानी उसने नाना जी से पूछा, तो नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की, और कहा नाना जी ने कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। नाना जी ने कहा कि ऐसा है कि हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। किसका चुनाव करने जा रहे हैं? शासक का। तो सोचने लगा कि ये शासक होते क्या हैं, तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने, जो लोग शासक बने, जो लोग वो कैसे शासक बने, तो इसी के बारे में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। ये देखिए, ये आपका पॉइंट है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। आइए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जो हमारे शासक हैं, जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री के रूप में आप देख सकते हैं, इनका चुनाव प्रक्रिया हम लोग मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान का मतलब वोट देकर हम इनको चुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये तो समझ में आया कि आज हम वोटिंग करके यानी वोट यानी मतदान देकर हम चुन रहे हैं किसी भी शासक को, या किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को भी। लेकिन ये सोचिए कि बहुत पहले 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले शासक को कैसे बनते थे, शासक कैसे बनते थे। तो हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है। हमने अध्याय 5 में हमने पढ़ा है। तो अध्याय 5 में हम लोग पढ़े हैं कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। आप अगर चैप्टर 5 नहीं देखें तो जाकर उसमें देखें कि राजा कैसे चुने जाते थे। तो उस समय लोगों द्वारा राजा चुना जाता था। परंतु करीब 3000 साल पहले की बात करें तो राजा बनने के इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। 3000 साल पहले की बात करें और कुछ समय पहले की बात करें तो राजा बनने की प्रक्रिया में सुधार दिखाई देता है। और आज की डेट में देखें तो राजा बनने की प्रक्रिया पूर्णतः सुधार किया गया है। जैसे वोटिंग यानी वोट देकर ही आप किसी भी राजा या शासक को चुन सकते हैं, जबकि उस समय लोगों द्वारा चुना जाता था, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे।
जैसे अगर बात करेंगे तो उस समय और कुछ पहले जाएं तो उस समय क्या है कि लोग बहुत बड़ा यज्ञ करते थे और यज्ञ बहुत बड़ा करने की वजह से वो राजा बन जाते थे। ऐसा क्यों? तो याद अब हम लोग जस्ट पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ। एक वर्ड का नाम याद रखिए, अश्वमेध यज्ञ। यह एक आयोजन था, यह एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़ा को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। एक यज्ञ कराया जाता था। आइए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। राजा बनने की प्रक्रिया, राजा कैसे लोग उस समय भी बनता था। तो एक यज्ञ था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ में क्या होता था? तो एक घोड़ा को राजा के लोगों द्वारा स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लीजिए एक यहाँ राजा है, ये अश्वमेध यज्ञ कराना चाह रहा है। इसने एक घोड़ा को छोड़ दिया और एक घोड़ा चलते चलते अपना स्वतंत्र विचरण करेगा। मान लीजिए एक यहाँ का राजा ने इस घोड़े को रोक लिया, तो जब इस राजा अगर इस घोड़े को रोक लिया तो इस राजा को यानी इस क्षेत्र के राजा को इस क्षेत्र के राजा से युद्ध करना होता था। ठीक है, अगर नहीं रोका तो वही राजा बन जाएगा, नहीं रोका तो ये राजा बनेगा। और युद्ध करने के बाद अगर इसने जीत हासिल की तो ये राजा बनेगा, अगर इसने किया तो ये राजा बनेगा। तो इसी परंपरा में आगे देखते हैं। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये व्यक्ति इस घोड़े को जाने दिया मान लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला व्यक्ति इस शक्तिशाली है इससे, ठीक है, इससे शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो राजा घोड़ा को जाने देते थे अपने जगह से, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। जो विशिष्ट होते थे, जैसे ब्राह्मण, पुरोहित का मतलब ब्राह्मणों से किया गया है, विशिष्ट पुरोहित यानी ब्राह्मण द्वारा संपन्न यानी समाप्त किया जाता था यज्ञ को। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। सिंपल सी बात है, जो पुरोहित थे, पुरोहित का मतलब जो ब्राह्मण थे, ये पुरोहित, इनको उपहार दिया जाता था यज्ञ करवाने के लिए और उससे सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उनके घोड़ा को आपको याद होगा कौन रोका था, तो उनके दोनों जो बच्चे लव और कुश ने, तो वही घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मान लीजिए अगर बहुत सारे राजा को यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और राजा को आमंत्रित किया जा रहा है, ये सब राजा उपहार लेकर जाते थे इस यज्ञ में। ठीक है, और ऐसा इसलिए उस राजा को भी इनवाइट किया जाता था जो घोड़ा को नहीं रोके थे। ये सब जो राजा थे, इसका मतलब ये लोग घोड़ा को नहीं रोका था। तो इस यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली होता था। जो राजा अगर यज्ञ कराए तो इसका मतलब ये है कि ये राजा बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। तो जो राजा शक्तिशाली हो जाएगा वैसे ही वो शासक बनता था। तो शासक बनने के लिए यज्ञ का भी अनुष्ठान कराया जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा जो होता था इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था, प्रिंसिपल व्यक्ति होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये मान लीजिए बैठने का जगह है, तो इस वाले जगह पर इसको या तो इसको राज सिंहासन कहा जाता है, ठीक है, राज सिंहासन, या तो बाघ के छाल पर बैठाया जाता था। बाघ के खाल जो होते थे उसके ऊपर इसको विशेष आसन बनाया जाता था इस पर बैठने के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए है इस पर बैठने के लिए, ये किसका होता था? बाघ के खाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यह राजा का सारथी का मतलब क्या है? आपको याद होगा कि जब घोड़े की बात करेंगे, ये मान लीजिए ये सारथी यहाँ पर है, यहाँ राजा रहता था और इसका घोड़े को खींचने वाला सारथी होता था। तो ये जो सारथी घोड़े को खींचता था, इसी को जैसे आपको पता होगा कि महाभारत समय में, महाभारत में कौन, तो अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, है ना। तो यही सारथी थे जो उनके रथ को खींचते थे, या घोड़े का मतलब वो जो लगाम पकड़ा जाता था, लगाम वही करते थे। मतलब सारथी का मतलब आप आज की डेट में समझ सकते हैं कि किसी भी गाड़ी का ड्राइवर। ठीक है, सारथी। अब इस सारथी ही राजा का सहचर होते थे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजा के सहचर कौन होते थे? राजा के सहचर सारथी होते थे। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। जो सारथी होते थे तो वही जाते थे युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में सारथी जाता था, उनके साथ साथ युद्ध हुआ, युद्ध में सारथी जाता था, राजा जाता था। तो इस सारथी ही राजा का गुणगान करता था। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर था, देख रेख करता था कि कैसे युद्ध हो रहा है। तो ये विजय तथा अन्य गुणों का गान कौन करता था? तो वही सारथी करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। जब बात करेंगे उस समय राजा का, तो राजा की रानी भी और राजा के पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, और राजा तो बड़ा यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ। तो इसका एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि राजा शासक, कोई भी व्यक्ति शासक बनने के लिए यज्ञ भी कराते थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूर्ति प्रक्रिया को देखना था। सिंपल सी बात है कि जहां पर यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर जो राजे आए हुए हैं, इनका काम क्या होता था, तो ये राजा सिर्फ चुपचाप बैठकर अनुष्ठान को देखते थे कि इसकी प्रक्रिया कैसे हो रहा है, कैसे कैसे होता था, इनका यही काम था। जैसे गेस्ट के रूप में राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव करते थे। याद रखिए, किसके ऊपर, तो राजा के ऊपर। राजा के ऊपर कौन करता था, पुरोहित। क्या करता था, तो पवित्र जल छिड़काव करता है। जैसे आज भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके ऊपर पवित्र जल यानी जल को छिड़काव करता है जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग। साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। छिड़काव तो होता ही था जल का, उसके बाद बहुत सारे अनुष्ठान का मतलब पूजा विधि अनुष्ठान कराते थे वो पुरोहित लोग। पुरोहित का मतलब ब्राह्मण लोग। किसको, तो राजा को। 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। वैश्य का मतलब व्यापारी, जो बिजनेसमैन होते थे उस समय का व्यापारी लोग होते थे, ये भी सामान्य तौर पर यानी सामान्य लोग उपहार लाते थे। ये लोग भी उपहार लाते थे राजा को देने के लिए यज्ञ जब कराते थे तो। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित का मतलब जो ब्राह्मण थे इनको क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। किसको, वैश्य सबको। उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। वैश्य को, जो व्यापारी होते थे उस समय को, जिसको 20 कहा जाता था, 20 या वैश्य, इनको किसी अनुष्ठान में शामिल होने नहीं दिया। किसी नहीं, बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान थे ऐसे उसमें शामिल नहीं किया जाता था। और पुरोहित इनको क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये रहा आपका एक पॉइंट वर्ण। वर्ण क्या है, तो वर्ण व्यवस्था जिसमें शूद्र आप अभी पढ़े, ये सब क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ये है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा और यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, बहुत सारे ग्रंथ रचे गए। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर बात करें तो ऋग्वेद है। इसके बाद अगर कोई वेद रचा गया तो उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। सिंपल सी बात है, जब सबसे पहला ग्रंथ मान लीजिए एक ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, मान लीजिए ये प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ग्रंथ मान लीजिए अगर इस ग्रंथ को रचा गया, रचा मतलब लिखा गया, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर ग्रंथ। उसको क्या बोलेंगे, उत्तर ग्रंथ। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद के ग्रंथ को हम उत्तर ग्रंथ बोलते हैं। जैसे आपको पता है, कोई एक राजा है और उसका बेटा जब राजा बनता है तो बोलते हैं इस राजा का ये उत्तराधिकारी है। ये क्या है, उत्तराधिकारी है, यानी ये प्राचीन है और ये आपको नया नया बना है। ठीक है, तो इसका उत्तराधिकारी ये राजा हुआ। इसी टाइप से इस ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ ये हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ का मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचा गया, ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचा गया उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इनमें इनके अंतर्गत यानी उत्तर वैदिक के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब के सब ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है, जिनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। सिंपल सी बात है, जब पुरोहित लोग यानी ब्राह्मण लोग इस ग्रंथ को रचे हैं यानी रचित किए हैं, तो उस समय इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें सामाजिक नियम को इन्होंने बताया है, समाज में क्या क्या नियम होना चाहिए। उसी में उस समय समाज में कई समूह थे, बहुत सारे समूह थे उस समय, जिसमें एक पुरोहित था, योद्धा, कृषक, पशुपालक। देखिए, एक समाज था उस समय की समाज में ये लोग रहते थे, जिसमें पुरोहित, ब्राह्मण, योद्धा मतलब क्षत्रिय जो लड़ता होगा, कृषक, किसान, पशुपालक जो पशु पालते होंगे, व्यापारी जो व्यापार करते होंगे, शिल्पकार जो घर पे डिजाइन करते होंगे, घर और बनाते होंगे, श्रमिक मतलब लेबर, और मछली पकड़ने वाले। ये सब चीज उस समाज में मतलब ऐसे ऐसे लोग समाज में रहते थे। तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जंगल में रहते थे, वो भी समाज में शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। पुरोहित और योद्धा अपने आप को क्या मानते हैं, वैभवशाली यानी ग्रेट। ठीक है, कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कुछ ऐसे किसान थे, कुछ व्यापारिक थे, धनवान मतलब बहुत धनी थे, अमीर थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला या शिकारी या भोजन संग्राहक ये निर्धन थे। निर्धन का मतलब गरीब। तो आप इतना पॉइंट को समझे। जो पुरोहित था, चलिए इसको एक बार मिटाते हैं। जो पुरोहित था तथा योद्धा, ये पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे। ठीक है, धनवान में कौन कौन था, धनी, तो कृषक और व्यापारी धनवान थे। जबकि निर्धन में कौन कौन था, गरीब में, तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी और भोजन संग्राहक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जो पुरोहित लोग थे, पुरोहित मतलब ब्राह्मण लोग, इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया। मान लीजिए एक समाज है, इस समाज में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो इस सारे लोगों को कितने भाग में डिवाइड कर दिए ये लोग, 4 भाग में। ठीक है, ये 4 भाग में अगर डिवाइड किया तो ये चारों भाग यानी पूरे के पूरे इस सिस्टम को क्या कहा गया, वर्ण व्यवस्था। इसको वर्ण कहा गया। इसको क्या कहा गया, वर्ण। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित करते थे। इनका कहना यह था कि जो हमने डिवाइड किया है इसमें ये है कि जितने भी वर्ण है, मान लीजिए ए वाला एक, ए वाला एक, ए वाला एक, ए वाला एक,
4 वर्ण हुए, ये चारों अलग अलग कार्य करते थे, उसी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया था। तो अब देखिए पहला वर्ण जो था ब्राह्मण का, यानी पहले इसमें ब्राह्मण थे, मान लीजिए सबसे ऊपर में ब्राह्मण थे, इसको एक बार मैं यहाँ पर कर लूँ, ठीक है, ये देखिए ये एक है, हाँ, ऊपर में ब्राह्मण थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद वैश्य थे, और फिर उसके बाद शूद्र थे। सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय थे, सॉरी हाँ क्षत्रिय थे, और उसके बाद वैश्य, और उसके बाद कौन थे? आपको शूद्र। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ये कैसे कैसे कौन क्या क्या काम करते थे। तो पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या करता था? तो उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराना होता था और यज्ञ करना होता था, ठीक है। जिनके लिए उपहार मिलता था उसी से वो गुजारा करते थे। एक ब्राह्मण का काम यही होता था कि अध्ययन कराते थे और पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे वेद को, और यज्ञ भी कराते थे ये लोग, ठीक है। और उसके मतलब यज्ञ कराने में जो उपहार मिलता था उन्हीं से इनका जीवन चलता था। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा में शासक राजा आता था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो क्षत्रिय। तो पहला में आया हम लोग का ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण आया, और दूसरा में कौन आया? क्षत्रिय, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था में 4 है तो 2 हो गया, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। इनका काम क्या होता था? तो ये उनका काम युद्ध करना होता था, युद्ध करना होता था क्षत्रिय का, और लोगों की रक्षा करना। इनका काम 2 काम होता था, युद्ध करना और लोगों का रक्षा करना। जबकि तीसरे स्थान में देखेंगे 20 या वैश्य आते थे, 20 या वैश्य आते थे, इनको वैश्य भी कहा जाता है और 20 से भी। और इनमें वैश्य में कौन कौन आते थे? तो किसान भी वैश्य में आते थे, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ये वैश्य में आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। सबसे पहली बात यह है कि यज्ञ कौन कौन कर सकता था? ब्राह्मण तो कर ही सकता था, क्षत्रिय भी कर सकता था और वैश्य भी कर सकता था। तो ये 3 लोग यज्ञ कर सकते थे, ठीक है। अंतिम स्थान पे आपको आता है शूद्र। अंतिम स्थान पे कौन आता है? शूद्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका काम क्या होता था? तो जो अन्य 3 है, ये जो 3 है, अंतिम स्थान पे, चौथे स्थान पे शूद्र आता था, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए, शूद्र। ये 3 जो है इनका सेवा करना इनका काम था, ये तीनों का सेवा करना इनका काम था। जो शूद्र लोग थे ये सेवा करते थे ये तीनों को, ठीक है। तो इस हिसाब से वर्णों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये शूद्र को किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये यज्ञ नहीं कर सकते थे, ये पूजा पाठ में नहीं जा सकते थे, कोई भी अनुष्ठान हो, अनुष्ठान मतलब कोई भी कार्य हो, मतलब फंक्शन हो, उसमें जाने का इनका अधिकार नहीं होता था। प्रायः ये इंपॉर्टेंट है, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी जो महिला थी इसको भी शूद्र के समान ही माना गया था, ठीक है। तो महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी यकीन मानिए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका तैयारी में करें और ये पॉइंट को समझें कि औरतों को और शूद्रों को अधिकार नहीं था वेद पढ़ने का। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखें। कितने भाग में डिवाइड था? तो 4। कौन कौन सा कार्य इन लोगों का था, तो उस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसी में देखिए लिखा हुआ, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ का निर्धारण कर्म के आधार पर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किस कास्ट से आते हैं, बस जरूरी यह है कि आपका कर्म कैसा है। हो सकता है आप बहुत मेहनती पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि आप अगर SC ST का है तो कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले, आपका कोई पालन नहीं करे। तो कर्म के आधार पर होने चाहिए, जबकि वेद में यानी ऋग्वेदिक काल में जन्म के आधार पर था, याद रखिएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी, जो लोग ब्राह्मण है वही ब्राह्मण होगा, उसका बेटा भी। बाद में कुछ लोग अछूत माना गया, यानी कुछ लोग अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। अछूत का मतलब जिसको छूने में भी घिन आए, यानी छूना भी नहीं चाहे लोग, तो उसमें अछूत वर्ग में कौन कौन आते थे? शिल्पकारी जो घर और बनाते थे, शिकारी और भोजन संग्राहक, इसको अछूत माना जाता था। जो आप आर्टिकल 70 पढ़ते हैं, छुआछूत को विरोध करने वाला, ठीक है। इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाना या जलाना करते थे। जो आज की डेट में जो लोग मर जाता है उसका शव को दफनाना और जलाना, शव का मतलब डेड बॉडी, ठीक है। तो डेड बॉडी को जलाना दफनाने वाले लोगों को अछूत माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कहा जाता था कि अगर मान लीजिए आप शिल्पकार या शिकारी या भोजन संग्राहक या जलाने दफनाने वाले व्यक्ति से अगर आप ठेक जाते हैं, ठेकने का मतलब टच हो जाते हैं, यानी संपर्क हो जाते हैं, तो आप अपवित्र हो गए। अपवित्र का मतलब इम्प्योर हो गए, यानी आपकी पवित्रता खत्म हो गई। कई लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए। बहुत सारे उस समय लोग थे जो ब्राह्मण ने इस व्यवस्था को बनाया था, 4 वर्ण जो बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वीकार नहीं किए, बोले कि नहीं ये गलत है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे बहुत सारे राजा थे, वो बोलते थे कि हम पुरोहित, पुरोहित का मतलब ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं। उनका कहना यह था कि हम जीतते हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो हम आपसे तो श्रेष्ठ हैं इनसे। यानी पुरोहित से श्रेष्ठ कौन मानता था अपने आप को? राजा, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित नहीं मानते थे। कुछ लोगों का कहना यह था कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित न करें, ऐसा है कि कर्म के आधार पर करें।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि सबका अलग अलग बिजनेस है, बिजनेस के तौर पे आप उसको डिवाइड न करें। बात समझ रहे हैं? जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको है। जबकि कुछ लोग ऐसा भी चाहते थे कि भाई ऐसा है कि सबको अनुष्ठान यानी यज्ञ करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था उस समय। पूजा पाठ करने का सबको अधिकार होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान करने संपन्न करने अनुष्ठान करने का सबको चाहिए अधिकार। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छुआछूत का क्या किए, आलोचना किए, क्रिटिसाइज किए कि ये छुआछूत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छुआछूत कोई बड़ी बात नहीं है, छुआछूत कोई भी इंसानी है, छुआछूत क्यों? तो छुआछूत का आलोचना किया गया। ठीक है, इस उपमहाद्वीप मैंने बताया था, आप चैप्टर जाके प्रीवियस देखिए, आपको पता चलेगा। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। जैसे अगर बात करें पूर्वोत्तर, देखिए पूर्वोत्तर का मतलब क्या हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पूरब हुआ, ये वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारा देखा गया है कि यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी। सामाजिक मतलब समाज में, और आर्थिक का मतलब पैसे से। ठीक है, पैसे से समाज में बहुत कम असमानता थी। बहुत सारे ऐसे जगह था जहाँ गरीब अमीर सब साथ मिलकर रहते थे, जबकि यहाँ देखा गया कि गरीब अलग रह रहा है, अमीर के लिए अलग जगह है, जबकि यहाँ पर समानताएं नहीं थी। जबकि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा था असमानता। ठीक है, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जब बात कीजिएगा कि कुछ जगह पर, कौन सा जगह पर, तो ये वाले जगह पर उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व जैसे इलाकों में यहाँ पुरोहित मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का प्रभाव का मतलब वर्चस्व बहुत सीमित था, ज्यादा नहीं था कि ये मत करो वो मत करो। यहाँ पर बहुत सीमित था पूर्वोत्तर क्षेत्र में। और यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक असमानता थी। असमानता का मतलब ये होता है बहुत कम थी, कि अमीर गरीब में ज्यादा फर्क नहीं होना था। यहाँ के थोड़ा सा जगह डेवलप था। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, ये वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का जगह ज्यादा डेवलप था। नेक्स्ट में आइए, ये देखिए यहाँ पर जनपद। अब जनपद क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जनपद में क्या होता है, तो महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। सिंपल सी बात है, जो महायज्ञ कर रहे थे राजा, वो अब जन के नहीं हुए, जन का नहीं, अब किसका होने लगे, जनपद के राजा कहलाने लगे। जबकि पहले राजा जन के राजा होते थे, अब वो जनपद के राजा कहलाने लगे। जनपद का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है जन के बसने की जगह होता है। जन का मतलब लोगों का बसने की जगह को, जैसे मान लीजिए ये जगह है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर हैं तो इस वाले पूरे एरिया को हम जनपद कहते थे। ठीक है, यानी ये लोग हैं, लोग का मतलब जन होता है, जन, या इसको हम कहते हैं लोग, इनका बसने की जगह को हम जनपद कहते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद है, जैसे मानचित्र आप 4 में दिखाएंगे आपको। ठीक है, आगे अगर देखें तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की। बहुत सारे ऐसे बस्ती हैं, बस्ती का मतलब जगह है जहाँ पर खुदाई किया गया। जैसे में दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो कौन कौन सा जगह, पुराना किला को खोदा गया। ठीक है, जनपद जो था उत्तर प्रदेश में एक मेरठ है, उसको भी, मेरठ के पास क्या है, हस्तिनापुर है। याद होगा आपको हस्तिनापुर, जब आप रामायण देखिएगा, रामायण कह रहे महाभारत देखिएगा, तो वहाँ का हस्तिनापुर आपको याद आएगा, जहाँ पर 5 पांडव और कौरवों का राज होता था। ठीक है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ठीक है, ये प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। जब खुदाई किया गया इस सब क्षेत्र में, तो इस सब क्षेत्र में जब खुदाई किया गया तो पता चला कि यहाँ के लोग कहाँ रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। और झोपड़ी में रहते थे और क्या पालते थे, मवेशी। मवेशी के मतलब गाय भैंस जानवरों जैसे जानवरों को पालते थे और झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। फसल की बात करेंगे तो ये सब फसल उगाते थे, जानवर भी पालते थे, और वो लोग झोपड़ी में रहते थे। कहाँ से मिला है, तो दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर, और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, ये प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अगर उस समय की बात करेंगे तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। याद रखिएगा इस पॉइंट को, धूसर और लाल रंग। धूसर का मतलब आपको बता दें, ऐसा रंग, आप जाके सर्च कीजिएगा गूगल पे, धूसर रंग ब्राउन कलर का आएगा। तो धूसर रंग और लाल रंग के होते थे मिट्टी के बर्तन। किसका बर्तन, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। चित्रित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए बर्तन है मिट्टी का, ये मिट्टी का बर्तन है और इस पे चित्र किया हो, इस पे क्या किया गया हो, चित्र किया गया हो, तो इसको हम कहते हैं चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, पात्र का मतलब बर्तन होता है, के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनमें, इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी, मैंने बताया जस्ट आपको,
इस पे चित्र बनाए गए होंगे, चित्रकारी की गई होगी। आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के चित्र बनाए, ज्यामितीय का मतलब त्रिभुज हो, वर्ग हो, ये सब टाइप का बनाया जाता था चित्र वहां पर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आमतौर पर ज्यामितीय कलर का ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला, ये देखिए, एक बर्तन है, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये बर्तन है, और इस पे देखिए ये वाला चित्र बनाया गया है ना। एनसीईआरटी बहुत सुंदर किताब, बस इसको पढ़ने की जरूरत है। तो ये चित्र है, और चित्र कैसा होता था, ज्योमेट्रिकल शेप टाइप का होता था, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, महाजनपद, जनपद हो गया, जन हो गया, पहले क्या था, जन था, जन से क्या बना, जनपद बना, जनपद से क्या बना, अब महाजनपद पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। तो पहले राजा जन के लिए होते थे, अब जनपद के होने लगे, अब महाजनपद के होंगे। तो देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, बहुत सारे ऐसे जनपद थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं चित्र फॉर्म, हम लोग देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। अब जनपद जो थे, अधिकतर जो महाजनपद थे, इनकी राजधानी होती थी, जबकि जनपद की कोई राजधानी नहीं होती थी, जबकि अब महाजनपद का राजधानी हुआ करेगी, ठीक है। कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती है। किलेबंदी का मतलब क्या, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है और इसके अंदर बहुत बड़ा एक शहर है, तो इसको चारों तरफ से घेर देना ही हमको कहते हैं उसको किलेबंदी। चारों तरफ से इसको बंद कर देना, इस शहर को ही, इसको किलेबंदी कहते थे। अर्थात इन्हें चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसका मतलब ये शहर है, मान लीजिए ऐसे एकदम पूरा ये शहर है, और इस शहर को चारों तरफ से लकड़ी या ईंट या पत्थर से एक दीवार बना दीजिए, इसको कहते हैं किलेबंदी, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया। बहुत सारी बात है, इधर से आने वाले लोगों के लिए एक किला रोकेगा, और इस पे सैनिक लगा देते थे किला पे, ताकि इसका देख रेख करें। तो किलाबंदी करने का वजह यह भी है कि लोगों ने कहा है कि अन्य राजाओं का आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किलाबंदी किया जाता था। कुछ राजाओं की बात करेंगे, अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि, समृद्धि का मतलब हुआ अपना प्रसिद्धि, यानी समृद्ध होना, पूरी तरह से अस्टेबल हो जाना, ठीक है, अस्टेबल हो जाना, इसको समृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े बड़े दीवार बनाना, बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, ये समृद्धि मतलब स्टेबिलिटी का पहचान है। तो राजा ऐसा करते थे। अब रही बात, यही आपका मानचित्र 4 है, 4 है 4, जिसको बार बार हम लोग देख रहे थे। अब देखते हैं, ये हस्तिनापुर है, ठीक है, ये मगध है, ये कौशाम्बी है, ये राजगृह है, ये आपका पंचाल है, ये कौशल है, ये वैशाली है, ये बज्जी है, ये अंग है, ठीक है, ये गंधार है, ये अवंतिका है, अवंती है। तो ये सब याद रखिए, ये तक्षशिला है यहीं पर। अब रही बात कहाँ है, तो आप इतना जाके सर्च कीजिएगा, पता लगाइएगा। ऐसे आपको मैं बता दूं थोड़ी थोड़ी, तो आप ध्यान रखिए। ये वाला क्षेत्र बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये वाला क्षेत्र बिहार वाला क्षेत्र है, लगभग ये वाला क्षेत्र आपका यूपी वाला क्षेत्र है, और ये वाला आप क्षेत्र उज्जैन यानी एमपी वाला है, ठीक है। तक्षशिला ये पाकिस्तान में आ जाएगा, गंधार वंधार। अब जाके एक बार सर्च कीजिए, अपने से भी तो पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या है, किलेबंदी तक ये भी चल रहा है। आइए, और शक्ति का प्रदर्शन करते भी थे। समृद्ध होने के बाद शक्ति का प्रदर्शन करते, बड़े बड़े किला बना लिए, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। जब आप एक क्षेत्र में चारों तरफ से किला बंदी करवा दिए अगर, तो आपके यहाँ के जो बीच में लोग रह रहे हैं इस वाले क्षेत्र में, ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना और आवश्यकताएं भी थी। लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े बड़े घर बनाने के लिए, इतना बड़ा किला बनाने के लिए, इतना बड़ा किला बनाने के लिए इनको एक बहुत बड़ा योजना बनाना होता होगा, और यही योजना ही नहीं, इसके लिए धन भी बहुत खर्च करने पड़ते होंगे। ईंट पत्थर लाखों की संख्या में इसमें लगता होगा, है ना। तो हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसे अथक परिश्रम किया होगा। अब इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए हजारों बच्चा बुजुर्ग औरतों पुरुष स्त्री पुरुष बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बड़े से चट्टान जैसे इतने बड़ा विशाल दीवार बनाने में परिश्रम किए होंगे। तो इनके लिए संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी। संसाधन मतलब कहाँ से खाएंगे, क्या पिएंगे, दिन भर अगर कोई घर बनाने में टाइम देंगे, दीवार बनाने में, तो उनको खाने पीने का भी चाहिए, तो आवश्यकता पड़ती होगी। तो अब राजा क्या किया, सेना रखने लगा। राजा क्या करने लगा, सेना रखने लगा। सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगा। याद रखिएगा, जो सेना थे, सिपाही थे, तो उनको नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी 1 साल तक रखा जाता था, पूरे साल भर, और उनको नियमित वेतन दिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्का, जैसे आप अभी कॉइन्स देखते हैं, सिक्का या नोट, उस समय सिक्का चलता था पैसा, जिसको हम आहत सिक्का कहते हैं। इसको पृष्ठ 92 में हम लोग देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे आहत सिक्का। इन सिक्कों के बारे में आपको क्लास 9th में नहीं, चैप्टर 9th में बताया जाएगा आहत सिक्के होते क्या हैं, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर आपको 9th में हम बताएंगे आहत सिक्के क्या थे।
ये देखिए कुछ दीवार बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, ये है क्या। तो ये कौशाम्बी किला जब बनाया जा रहा था, कौशाम्बी हमने बताया एक कौशाम्बी किला, ये व्यक्ति है बना रहा है। चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है, ये ईंट से बनाया जाता था, ठीक है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका मतलब इसका एक जो एरिया है, एक भाग है, इसका निर्माण कब हुआ था, 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। ये इलाहाबाद में है, कौशाम्बी में, कौशाम्बी कहाँ है, तो यूपी में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब टैक्स की बात करेंगे तो राजा टैक्स कैसे लेता था, टैक्स इसलिए लेना पड़ता होगा इसको, टैक्स क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी दीवारें बनाना, वहाँ के लोगों को रक्षा करना, उसमें पैसे खर्च होना, सिपाही रखना, ये सब वो कहाँ से राजा देगा, तो टैक्स लेता था। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले राजा क्या था, तो राजा लोगों को, ये क्षेत्र में राजा है तो उनको उपहार दिया जाता था, बहुत सारी चीज़, अगर लड़ाई में जीता जाता था तो इस पे ही निर्भर रहते थे राजा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको सैनिक रखना पड़ा, बहुत सारे संसाधन, संसाधन का मतलब धन की जरूरत पड़ने लगी, सैनिक रखने के लिए, वहाँ लोगों को सुरक्षा करने के लिए, कर्मचारी रखने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए राजा को धन की जरूरत पड़ी। तो अब उपहार पर कितने दिन तक निर्भर रहेंगे, कब कब युद्ध करेंगे, दिन भर तो युद्ध ही नहीं करेंगे, दिन भर उपहार तो मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करने लगे, अब वसूल करने लगे टैक्स। तो वहाँ से टैक्स की वसूली चालू होने लगी। तो आइए हम देखते हैं अब टैक्स किसको किसको देना पड़ता होगा। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल का मतलब जो फसल उपजाए जाते थे वो सबसे महत्वपूर्ण था, इस पे कर लगाया जाता था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, क्योंकि उस समय लोग अधिकांश किसान ही होंगे। तो कितना होता था, तो उपज का 1/6, मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोटल अगर 6 रुपए का उपज है तो उसको 1 रुपया देना होता था। 6 रुपये में से कितना, 1 रुपया राजा लेता था और 5 रुपये आपका होगा, ठीक है, जिसे हम भाग कहते थे। इसको क्या कहते थे, भाग कहते थे। तो मतलब 1/6 भाग। कारीगर के ऊपर भी लगाया जाता था। तो कारीगर क्या करता था, तो कारीगर के ऊपर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जैसे कि यह एक बुनकर, लोहार, सुनार राजा को महीने के लिए एक दिन, सिंपल सी बात है कि राजा कहता था कि आप 1 महीने यानी 30 दिन में मुझे 1 दिन मेरे यहाँ आकर काम कर दें, आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन में 1 दिन ये लोगों को काम करना पड़ता था, कारीगर लोगों को, ठीक है, राजा के पास। तो टैक्स वैसे लिया जाता था। अब पशुपालक कैसे देते थे, तो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे में मान लीजिए कोई जानवर पाला है तो हो सकता है कि एक जानवर लेके राजा को दे दे, तो वो भी एक टैक्स हुआ। और नहीं तो मान लीजिए गाय है तो गाय का दूध, यानी गाय का दूध भी एक प्रकार का टैक्स हुआ जो राजा को दिया जा सकता था। या तो उसका उत्पादन, उत्पादन का मतलब जो उत्पाद करे वो जानवर, या तो जानवर, ठीक है। व्यापारी कैसे देते थे, तो व्यापारी सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो व्यापारी मान लीजिए कोई सामान बेचा, ये एक सामान है, ये व्यापारी के पास, इसको बेचेगा तब भी टैक्स देना पड़ता था, या कोई व्यक्ति सामान खरीद लिया तब भी इसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। व्यापारी कैसे देते थे, सामान का खरीदना या सामान का बेचना, ये दोनों पर व्यापारी टैक्स देते थे। आखेटक या इसको हम शिकारी कहते हैं, शिकारी कैसे देते थे, तो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। मान लीजिए कोई शिकारी है, जंगल से उसको कोई प्राप्त हुआ वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई हाथी हुआ था, हाथी का दांत दे दो उपहार में, या कोई जानवर हुआ, जानवर को उपहार में दे दो, या लकड़ी हुआ, लकड़ी को दो उपहार में। तो ये था उपहार का मामला, ठीक है। तो उपहार में हम लोग थोड़ा सा एक बार और देख लें। उपहार में, तो उपहार में आप समझ गए कि कारीगर कैसे देते थे, ठीक है, पशुपालक कैसे देते थे, व्यापारी को कैसे, और आखेटक कैसे, ठीक है। 1/6 देते थे किसान सबसे ज्यादा, और इम्पोर्टेंट होता था। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में कैसे परिवर्तन आया। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन है। हल के फाल अब लोहे से बनने लगे। पहले हल का फाल आप हल देखे होंगे, जो खेत है और खेत में हल के साथ 2 बैल लगा दिया जाता था और पीछे में हल लगाया जाता था। तो हल के फाल, तो फाल का मतलब जो ऐसे चरकुट्ठा बना रहता था, ऐसे इस टाइप से ऐसे बना रहता था ये वाला। तो पहले लकड़ी का बनता था, अब इस समय कैसा बनने लगा, लोहे का। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे फाल आसानी से जोत सकता था। सिंपल सी बात है, लोहे के मतलब एक लकड़ी लीजिए, मतलब लोहे का एक छड़ी और एक लकड़ी का छड़ी, दोनों को मिट्टी खोदिए तो लोहा वाला ज़्यादा आपको खोनेगा। तो वही कहना चाह रहा है कि लोहे का फाल जो है खेत को आसानी से जोत पा रहा था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। जब ज़्यादा गहराई से जोतेगा यानी लोहे का फाल, तो उपज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। अब बहुत सारे लोग थे जो धान का रोपना चालू किए, धान के पौधे को रोपना चालू किए। अर्थात खेती में बीज छिड़क धान उपजाने के बजाय धान की पौधा शुरू किया गया। जैसे में जब एक खेत है तो पहले लोग क्या करता था, धान का बीज बोता था, इसमें ज़्यादा फसल नहीं होती थी, फसल ज़्यादा नहीं होता था। अब लोग क्या करने लगा कि धान का बीज नहीं बोता था,
अब धान की पौधे तैयार कर कर उनका रोपण किया जाता था, यानी धान का पौधा को थोड़ा सा और बड़ा किया जाता था, फिर उसको रोपा जाता था ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए। अब पहले की तुलना में बहुत जल्द पौधे जीवित रह जाते थे, यानी बहुत दिन तक जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। पैदावार का मतलब अब फसल ज़्यादा होने लगा। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। सिंपल सी बात है, ये जो काम करते थे लोग, कमर तोड़ मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। ये काम ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर या कमकार, भूमिहीन, जिसके पास भूमिहीन खेतीहर मजदूर का मतलब क्या होता है, जिसके पास भूमि ना हो, भूमि मतलब जमीन ना हो, तो वो किसी का जमीन अपने यहाँ ले लेते थे और उसको खेती करते थे। दास और दासी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दास दासी का मतलब होता है वही गुलाम। ये लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा खेती करते थे और कमर तोड़ मेहनत करते थे, ठीक है। और पहले के अलावा, पहले के बजाय लोग जो लकड़ी का होता था, लकड़ी का क्या होता था बताइए, तो लकड़ी का होता था हल, अब लोहे का होने लगा। पहले लोग बीज से बनाता था फसल, अब बीज को थोड़ा बड़ा करके बोने लगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, कृषक पढ़ ही लिए, कृषि में परिवर्तन पढ़ लिए। अब देखते हैं एक महाजनपद था जिसका नाम मगध है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध क्या बन गया, सबसे महत्वपूर्ण। गंगा सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जो है, ये नदियां दोनों, ये नदी गंगा और सोन कहाँ से होकर बहती थी, मगध। मगध की बात करें, यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस सब का काम क्या था, गंगा और सोन का। तो इससे यातायात यानी नाव से लोग, यातायात का मतलब ट्रेवलिंग कर सकते थे गंगा और सोन में, ठीक है। जल का वितरण, जल का वितरण का मतलब मान लीजिए एक खेत है और यहाँ से गंगा निकल रही है, तो इस खेत में पानी यहाँ से आ सकता है, यानी जल का वितरण हो सकता है। और जमीन को उपजाऊ, जहाँ से भी नदियाँ बहती है उस जमीन बहुत उपजाऊ होता है, बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जंगल भी बहुत थे मगध में। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित यानी सिखाकर सेना में काम में लगाया जाता था। जो मगध में, मगध का क्षेत्र, वहाँ गंगा और सोन के किनारे है मगध का क्षेत्र, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल भी था। और यहाँ पर जो जंगल में हाथी पाई जाती थी, उस हाथियों को क्या किया जाता था, यहाँ पर प्रशिक्षित यानी सिखाया जाता था, और सिखा उखा कर इसको सेना में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी लाई जाती थी। जंगल में से घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, जो गाड़ी का मतलब लकड़ी का गाड़ी बड़ा सा, और मतलब रथ के लिए लकड़ी का यूज करना, मतलब ये सब चीज़ के लिए लकड़ी का यूज उस जंगल से किया जाता था, सिंपल सी बात है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। लौह अयस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा जमीन जिसके अंदर क्या हो, लोहा वोहा का पार्टिकल पाया जाता हो, यानी अयस्क का मतलब और होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये बताइए मैग्नेटाइट किसका है अयस्क, चाहे बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का है, इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब लोहा भी पाया जाता था मगध से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर लोहा भी पाया जाता था और बहुत बड़ा जंगल भी था, तो लकड़ी भी यहाँ से यूज हो जाते थे। और गंगा और सोन थी तो पानी का कोई दिक्कत नहीं था, तो यातायात, जल वितरण और जमीन बहुत उपजाऊ भी होती थी। ये है मगध का इंपॉर्टेंस। इसी की वजह से मगध बहुत शक्तिशाली राज्य बन पाया, इतनी संसाधन थी यहाँ पर, ठीक है। अयस्क जब लोहा मिल गया तो लोहा से इन्होंने क्या किया, तो मजबूत औजार, लोहे का औजार और हथियार बनाने में वो मतलब सफल हुए, और बहुत उपयोगी थे ये हथियार युद्ध करने के लिए। तो मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और इसका एक बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु को अजातशत्रु या अजातशत्रु भी कहा जाता है, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद, याद रखिएगा, एक मैं जब बताऊंगा पूरा कहानी, तो पहला आया आपको बिंबिसार। बिंबिसार लोग हर्यक वंश का था। कौन सा वंश, हर्यक वंश का। फिर मगध पे राजा हुआ शिशुनाग वंश का। सबसे पहले मगध पर राज कौन किया, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, और फिर आपके बाद, इसके बाद आएगा नंद वंश। कौन आएगा, नंद वंश। तो इसी नंद वंश का पहला राजा महापद्म नंद था। ये बहुत शक्तिशाली था, एक महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था, यानी ये वाला भाग उत्तर पश्चिम, यानी ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम, यहाँ तक ये पूरे भारत को फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगिर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। अगर बात करेंगे, बिहार में एक जगह है राजगिरी, यहीं पर मगध भी है। तो मगध का राजधानी बहुत दिन तक कौन सा बना रहा, तो मगध का राजधानी बहुत दिन तक बना रहा राजगिरी, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में अगर बात करें तो मगध की राजधानी कहाँ हो गया, पाटलिपुत्रा, आज इसको पटना के नाम से जाना जाता है। तो मगध का राजधानी दो जगह बात आता है, एक राजगिरी का, ठीक है, और फिर बाद में कहाँ बन गया, पटना। इसको अजातशत्रु का बेटा लेकर आया था, पटना में राजधानी बनाया था, ठीक है, उदयन। नेक्स्ट आइए, 2300 साल से पहले की बात है। मेसोडेनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर जो था मेसोडोनिया का था, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ
राज्य को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे जगह था जहां पर ये जीत नहीं पाया, लेकिन हम बात करेंगे हमारे पाकिस्तान के क्षेत्र में। यहाँ सिंधु वाला ये भारत हुआ, तो भारत वाला ये वाला क्षेत्र में ब्यास नदी है, ब्यास नदी के पास ही पहुंचा सिकंदर। ठीक है, जब उसने मगध की ओर कुछ कुछ मतलब आना चाहा, यानी मगध को जीतना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब सिकंदर मगध पे कुछ करना यानी आक्रमण करना चाहा, तो सिकंदर के सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, उनके सिपाही भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो उन लोगों को उस समय पता था, सिकंदर के सैनिकों को, कि भारत के जो मगध क्षेत्र है उसका एक राजा है, राजा के पास बहुत सारी सेना है, हाथी, रथ, पैदल, इस सब का सेना है। ठीक है, तो वो लोग भयभीत हो गए थे। इसी में एक आता है क्षेत्र आपको बजी। ये बजी क्या है? तो जैसा कि आप ऊपर पढ़े, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही बजी राज्य था। बजी भी बिहार में ही है, जिसको वैशाली के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, जो बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, यहाँ पर एक अलग ही किस्म का शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर एक शासन व्यवस्था अलग किस्म की थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गण या संघ। मगध में एक राजा होता था, जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गण या संघ में कई शासक थे। देखिए, यहाँ पर कई शासक हैं, जबकि मगध में एक शासक था, या तो उसका पिताजी या तो उसका बेटा। ठीक है, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सोचिए, कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि सभी लोग एक ही साथ शासन कर रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था, जितने भी लोग थे सबके सब राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे। जैसे कोई भी अनुष्ठान, पूजा विधि हो, पूजा पाठ हो, तो कोई भी पूजा पाठ किया जाए तो सारे के सारे राजा जो थे एक साथ समाप्त करते थे इस पूजा पाठ को, इस अनुष्ठान को। ठीक है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे। एक सभा होती थी, इसी में बैठकर ये लोग बातचीत करते थे आपस में। ठीक है, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना शत्रुओं का आक्रमण से निपटने के लिए सही है या गलत है। इस सब के सब एक जगह बैठते थे और ये डिसाइड करते थे, बहस करते थे, बात विचार करते थे और डिसाइड करते थे कि क्या किया जाए, शत्रुओं पर कैसे चर्चा करना होता था। ये लोग बहस कर, जैसे में शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए बहस करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। सबसे बड़ी बात है, जो सभाएं बज्जी में होता था उसमें स्त्रियां, दास, कमकार ये लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 7 में, अभी 6 पढ़ रहे हैं, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। दोनों लोग गण या संघ से संबंधित थे। और गण और संघ कहाँ से है? तो वैशाली वाले क्षेत्र में। ठीक है, दोनों लोग वैशाली वाले क्षेत्र में, ये दोनों लोग एक गण और संघ से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। सजीव का मतलब बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। कहाँ पर? तो बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन, संघ का मतलब जो लोग, ये लोग जी रहा था संघ का जीवन, बज्जी वाले लोग जो संघ का जीवन जी रहे थे, इसका वर्णन बौद्ध साहित्य में बहुत ज्यादा किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि कह रहा है बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ किया गया इसका वर्णन? तो बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय में किया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये कई व्याख्यान किए गए हैं इसमें। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो यहाँ से कुछ पॉइंट देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि बज्जी संघ का वर्णन कहाँ किया गया है? तो बज्जी संघ का वर्णन किया गया आपको दीर्घ निकाय में। और ये दीर्घ निकाय क्या है? तो दीर्घ निकाय एक आपको प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसे कब लिखा गया? तो 2300 साल पहले लिखा गया। इतनी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं अजातशत्रु या बज्जी संघ। इसका अजातशत्रु का रिलेशन बज्जी संघ से क्या था? तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु किस पे आक्रमण करना चाहता था? बज्जी संघ जो वैशाली में है, इस पे आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? बस्कार था। कहाँ के आक्रमण में साथ दिया था? तो वैशाली के आक्रमण में, बज्जी में, को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजता है। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास भेजता है कि जाके सलाह लो कि क्या करना चाहिए। अजातशत्रु बस्कार को भेजता है किसके पास? बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, बुद्ध ने बोला कि क्या जो बज्जी समाज है, बज्जी, यहाँ के लोग नियमित रूप से इकट्ठा रहते हैं। नियमित मतलब मिलजुल के रहते हैं। ये सदस्य सभाएं में सभी उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने जब पता लगाया तो पता चला कि बिल्कुल सही है, ये लोग आज भी साथ में, सबके सब साथ में। तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ये बुद्ध का डिसीजन था, बुद्ध ने ऐसा बताया
अनुमान लगाया, और उन्होंने अनुमान नहीं, पूर्णतः उन्होंने वर्ड शब्द का यूज किया कि ये तब तक उन्नति करते रहेंगे, यानी डेवलप करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, यानी हमेशा और नियमित समय सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, ये हमेशा उन्नति करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, यानी जो परंपरा के अनुसार, जो माता पिता या बुजुर्गों ने जो परंपरा के अनुसार जो नियम कानून बनाया है, अगर इसका पालन करेंगे तो हमेशा उन्नति करते रहेंगे। बड़ों का जब सम्मान करेंगे तो उन्नति करेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बड़ों का सम्मान करना और बड़ों के बातों पर ध्यान देना, अगर ये सब चीजें अगर बज्जी समाज में आज भी है तो ये बज्जी हमेशा उन्नति करता रहेगा, ये बुद्ध का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो बज्जी महिलाओं के साथ, और देखिए, और इसमें और एक दो कथन है, इसको भी बता दें। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ये बुद्ध ने बोला था कि जब बज्जी महिलाओं को जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उन्हें बंधक नहीं बनाना है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये बात समझना है कि बज्जी समाज उन्नति कर रहा है। शहर और गांवों में चैत्य का रख रखाव, चैत्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह जहां पर बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध के जो मानने वाले लोग थे वो रहते थे, उसको चैत्य कहा जाता है। घर बना रहता था, इसको जैसे मंदिर होता है हिंदू धर्म के लिए, मस्जिद होता है इस्लाम धर्म के लिए, बौद्ध के लिए चैत्य होता है। ठीक है, विभिन्न मतलबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। देखिए, विभिन्न का मतलब क्या होता है, कोई भी धर्म का संत हो उसका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे, तब बज्जी हमेशा उन्नति करता रहेगा, ये बौद्ध का कहना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए जो बज्जी संघ को जीतना चाहते थे। ठीक है, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल तक पहले तक चलता रहा, यानी उनका कुछ नहीं हुआ, 1500 साल तक चलता रहा आराम से लगभग। ठीक है, इसके बाद यानी उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके उपरांत आप अध्याय 11 में पढ़िएगा इसको। सिंपल सी बात है कि जो बज्जी संघ था इस पे सभी लोग आक्रमण करना चाहते थे और कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि मैंने बताया कि बौद्ध ने जो बताया था वहाँ के लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक है, इसको कोई नहीं जीत पाया, लेकिन अंततः गुप्त साम्राज्य जब आया, गुप्त साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य जब आया इसको जीता और जीतने के बाद अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो बज्जी में संघ और गण पर विजय प्राप्त किया, कौन? गुप्त ने। अब देखिए, अन्यत्र का मतलब क्या हुआ, ऐसा ही कुछ घटना जो भारत में हो रही, ऐसा ही कुछ देश दुनिया में हो रहा था, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। आप एटलस जाइए, उसमें यूनान और एथेंस को ढूंढिए। जब देखिएगा तो 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था किया। एथेंस के जगह है दो, एक यूनान जगह है, एक एथेंस जगह है। ये दोनों जगह पर शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, पब्लिक के द्वारा जो तंत्र चलाया जाए उसे गणतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र मतलब राजा नहीं, प्रजा के द्वारा चलाया जाए। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। जो व्यक्ति दास नहीं था उसे पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जिसका उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल से ऊपर। ठीक है, 30 साल से ऊपर उस व्यक्ति को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। कहां पर? एथेंस में। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रजातंत्र था और गणतंत्र था। कब की बात है? 2500 साल पहले की। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। एक सभा थी, ये 40 बार बुलाई जाती थी। ऐसा क्यों बुलाई जाती थी? इस सभा का मतलब बहुत सारे लोग आते थे, एक सभा में बैठते थे और इनका काम क्या होता था? महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना। महत्वपूर्ण विषय पर क्या करना? निर्णय लेना। यही काम होता था उस समय। 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। ये जो सभा होता था इसमें सब नागरिक भाग लेते थे, जबकि आप यहाँ पर पढ़े थे कि क्षुद्र यानी शूद्र और महिलाएं भाग नहीं लेती थी, जबकि यहाँ पर सब लोग भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा लगती थी। जैसे में सोचिए ना, आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको लॉटरी से नियुक्ति निकले कि आप लॉटरी खेल रहे हैं और पता चला आप आईएएस बन गए, तो ऐसा वहां पर होती थी। ठीक है, यूनान के एथेंस में सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यानी जो सैनिक बनने की बात है, नौसेना का मतलब जो पानी वाली बात है, यानी पानी वाला जो सैनिक थे और स्थल वाला सैनिक, इसमें सब लोगों को भागीदारी देना जरूरी थी, जितने भी नागरिक होते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। जब वहाँ की औरत की बात करेंगे, उन्हें नागरिक की दर्जा नहीं मिलती थी, वो नागरिकता नहीं पाती थी। ठीक है, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। जैसे सिंपल सी बात है कि एथेंस की जगह पर अगर बात करेंगे तो एथेंस में जितने व्यापारी थे, शिल्पकार थे, इनको नागरिकता नहीं मिलती थी। बहुत सारे ऐसे थे जो नागरिकता नहीं मिलती थी, और विदेशियों को यानी दूसरे राज्य से आए हुए एथेंस में जो थे उनको भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। एथेंस में खदान, खेत, घर, कार्यशाला में काम करने वाले नागरिकों को नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। ठीक है, यानी जो लोग काम करते थे, काम कर रहे दासों को, जितने भी दास थे, दास मतलब
वही गुलाम, ठीक है। तो गुलाम कहाँ कहाँ, जो खदान में काम करते हो, खेत में काम करते हो, घर में काम करते हो, कार्यशाला में काम करते हो, इनको नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे, ठीक है। आप ध्यान समझ गए इस बात को। चलिए, तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट को देखें और इसके बारे में बिल्कुल आप लिखें भी। राजा क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, वर्ण क्या था, जनपद क्या था, महाजनपद क्या था, किलेबंदी राजा क्यों करते थे, सेनाएं क्यों रखा जाता था, टैक्स क्यों लिया जाता था, पौधारोपण का क्या मतलब है, पौधारोपण कैसे होता था, तो पहले बीज से फिर पौधा को बड़ा करके, गण क्या था, संघ क्या था, प्रजातंत्र क्या था, ये सब चीज को आप लिखिएगा। और इस चैप्टर को यहीं पर अंत करते हैं, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लिए, ठीक है। इसका एमसीक्यू आएगा, नेक्स्ट में एमसीक्यू बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।